अच्छा सर, चैट जीपीटी के लिए जैसे लोग सर्च करते हैं कुछ भी उन्हें सर्च करना है, तो अपने बारे में भी कुछ करना है, तो अपना कुछ लिमिट भी होती है कि चैट जीपीटी को अपना ये वाला डेटा मत दो, क्योंकि एक तरीके से आपकी और चीज़ें लीक हो जाएंगी। तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ लिमिट रखनी चाहिए कि लोग अपनी रिपोर्ट्स भी दे देते हैं या और चीज़ें दे देते हैं, तो वो करना चाहिए इंसान को। आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं सारे? सर मैंने तो छोड़ दिया क्योंकि उसने जो वो डील साइन करी थी मैं तो जेमिनाई पे स्विच कर गया, पर मुझे पता नहीं कि वैसे तो आपको लग रहा है जेमिनाई ठीक है या? सर जेमिनाई तो फ्री में मिल रहा था 1 साल के रिचार्ज के साथ। परप्लेक्सिटी भी तो फ्री मिल रहा है। परप्लेक्सिटी इंडियन है ना, पर परप्लेक्सिटी विकी पेज खोलो, तो ये जितने भी आज आप घर जाना और जो भी आप एआई यूज़ करते हैं उससे एक सवाल पूछना। मैंने सिर्फ खोला है परप्लेक्सिटी का विकी पेज, ठीक है? अब मैं पढ़ता हूँ। इसने लिखा है, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस by Wired and later Cloudflare, Perplexity uses undisclosed web crawlers with spoofed user agent strings to scrape the content of website which prohibit or explicitly block web scraping. ये क्या कहना चाह रहा है कि Perplexity स्पूफ मतलब होता है अपनी पहचान छुपाकर किसी का डेटा एक्सेस करना वाले एजेंट्स बना के ऐसी ऐसी वेबसाइट से डेटा रीड कर लेता है जो कि ब्लॉक करते हैं किसी को डेटा देने के लिए। ब्लॉक है कि कोई स्क्रैप नहीं कर सकता, कोई रीड नहीं कर सकता, उनका भी उठा लेते हैं और भी पढ़ना। माई पॉइंट इज़ कि दे आर सो हंगरी फॉर दिस डेटा कि जितना डेटा ये लोग ले रहे हैं उसमें काफ़ी सारा इलीगली ही ले रहे हैं, कोई भी फॉर दैट मैटर, क्योंकि सब अपनी उसमें चल रहा है। आप आज जाके उस एआई से पूछना कि डिस्क्राइब मी, कि मेरे बारे में सब कुछ बताओ, तो आपके बारे में बहुत कुछ बताएगा। क्योंकि जब चैट जीपीटी या कुछ यूज़ करते हैं ना लोग, तो बहुत सारी ऐसी बातें कर लेते हैं जो शायद वो डॉक्टर से नहीं पूछेंगे, लॉयर से नहीं पूछेंगे, सीए से नहीं पूछेंगे। अभी लोगों ने पूछा कि टैक्स बचाने के तरीके तो सब पूछ लिया। ब्लैक का वाइट कैसे तो हाँ, तो अभी इन्वेस्टिगेशन में मैं बंदे से इंटरोगेट नहीं करता, मैं उसके चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ कि खेल क्या है। तो आप जाके पूछना कि डिस्क्राइब में, सब बता देगा आपके बारे में कि देखा आपका ऐसा है, अभी आपने ये गड़बड़ किया, ये ठीक किया, सब बहुत कुछ पॉजिटिव बोलेगा। फिर आप उससे बोलें यार ये तो तारीफ़ कर रहे हो, थोड़ा नेगेटिव बताओ, फिर वो आपको धोएगा। फिर जो बताना शुरू करेगा तो आपको डर लगना शुरू होगा, यार ये सब भी इसको पता है, क्योंकि आपने इतना क्लोज होकर उसको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं कि वो उसको बेस मान के आपके बारे में एक पूरा परसेप्शन बना लिया उसने कि आपकी सोच क्या है। हो सकता है आपने किसी और के बारे में पूछा हो, बट वो अब आपका गुण बन गया है ना। इनको कोई बीमारी और उसका इलाज आपने पूछ लिया, बट उसको ये लग रहा है कि ये इसी की है, या इन्होंने कुछ गलत किया और वो आपसे हेल्प मांग रहा है, आपने उससे पूछ लिया। तो जब मोबीक्विक हैक हुआ नवंबर में, 11-12 नवंबर को, 11 तारीख की रात में गुड़गांव में उनके एक पैच रिलीज़ हुआ और 11-12 में उनके अकाउंट से कुछ 40 करोड़ रुपए निकल गए 2,500 अकाउंट में, मर्चेंट अकाउंट में। 13 की सुबह मुझे एक चैनल से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि साहब मोबीक्विक हैक हुआ है, कुछ टीवी डिबेट है तो आप आ जाइए। तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे ज़रा बुलेट पॉइंट्स दे दीजिए फॉर टीवी डिबेट्स और रूट कॉज क्या था, क्यों हैक हुआ। उससे मुझे सब बता दिया कि ऐसा 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 है। लास्ट में लिखा कि एफआईआर की कॉपी भी दे दूँ। तो मैंने एसीपी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा सर ये एफआईआर का भी, बोले 2 घंटे पहले। तो आप समझ रहे हो, किसी ने, जर्नलिस्ट ने या किसी ने उसको अपलोड मार दिया जस्ट कि वो उसका न्यूज़ लिखवाना चाह रहा होगा। तो आप गलती नहीं करें, आप गलती नहीं करें, पर आपका डेटा किसी और की गलती से भी जाएगा, तो वो तो जा ही रहा है। तो फिर ये तो कंट्रोल हो नहीं सकती चीज़ एक तरीके से, कोई ना कोई कुछ ना कुछ डाल ही रहा है। ये तो आप मान के चलो, पर यदि आपको पता है कि डेटा जा रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आपको नहीं पता है कि नहीं ये तो सिर्फ मुझे पता है, किसी और, तो फिर आप फंस गए, फिर आप गलती कर देंगे, क्योंकि फिर आप उस पर ट्रस्ट कर लेंगे जो आपको ये बता रहा होगा। अभी क्या है कि हमें पता है यार, सब कुछ पता है, फिर काय का टेंशन, सॉर्टेड है लाइफ। तो वो चीज़ ही डालो आप जो आप विलिंग टू टेल एवरीबॉडी। नहीं, आप डालो ना डालो, वो तो जाएगा ही। मैं तो कह रहा हूँ सब डाल दो। फ़ोन में आ गया तो फिर जाएगा, आपके फ़ोन में आ गया तो जाएगा, ऐसा है। हाँ, मतलब आपके फ़ोन से ऐप ले रही हैं, 25-30 तो ऐप हैं आपके फ़ोन में जो डेटा ही ले रही हैं। बाहर आप जो कर रहे हो वो भी डेटा जा रहा है।
सुन है ही रहा है फ़ोन 24 घंटे आपको, तो फिर आप क्या ही बचाना चाह रहे हो। मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि आईफोन आदि आप स्विच ऑफ भी कर दो तब भी लोकेशन ट्रैक होती है, तो फिर आप स्विच ऑन में कैसे ऑफ कर सकते हो लोकेशन, जब फ़ोन ऑफ करके उसकी लोकेशन मिल रही है। और फिर कहते नहीं हम ऑन में उसका क्या ही कर लोगे तुम कुछ नहीं कर सकते। पर सर वैसे डेटा की इतनी हो क्यों रही है मारा मारी, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है किसी एक इंसान का डेटा किसी के लिए? क्योंकि हम सब डेटा ड्रिवन लोग हैं, हम वही करते हैं जैसा डेटा हमें दिखाया जाता है। आप उस डेटा का प्रोडक्ट हो जो बचपन से लेकर आज तक आपको मिला। मेरा जन्म कहीं और किसी कंट्री में हो जाता, मैं आज कुछ और होता, कोई दूसरा खाना खा रहा होता, दूसरे कपड़े पहने होता, दूसरी भाषा बोल रहा होता, और ज़िंदगी भर बोलता है कि आई एम ए प्राउड रोमानियन कोलंबियन। 50 साल के बाद कोई मुझे बोलता भाई साहब आप तो बुंदेलखंड में पैदा हुए थे, तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि मैं कौन हूँ। तो आप या आप सिर्फ उस डेटा का प्रोडक्ट है। यही सवाल चैप्टर 13 भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा। उन्होंने कहा कि आप मुझे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग पढ़ा रहे हो, पहले बताओ मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम तो अर्जुन के पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी होगे, इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। तो बोले क्यों रोल प्ले कर रहा हूँ? बोले इसलिए क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो डेटा तुम्हें मिला तुम उससे अर्जुन बन गए। टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फोर्स, एनवायरनमेंट, तुम्हारी जगह कोई भी होता वो अर्जुन बनता, कर्ण की जगह जो होता वो कर्ण बन जाता। तो ज़्यादा फूलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कुछ स्पेशल हो। तो उन्होंने कहा तो फिर मैं कौन? तो उन्होंने एक साइंटिफिक मेथड बताया, दृग दृष्टि विवेका का सिद्धांत, जो मांडुक्य उपनिषद में है। उसको फॉलो करके आप पहचान सकते हो कि आप कौन हो। और यदि एक बार आप पहचान लेते हो कि आप कौन हो, तो आप अपने आप को एज ए विटनेस देखने लगते हो। देन यू लुक योरसेल्फ एज ए थर्ड पार्टी। फिर कोई आपके संग धोखा तो नहीं कर सकता, फिर कोई साइबर क्राइम आपके संग नहीं हो सकता, फिर कोई चीटिंग होना लिखा ही है, फिर कोई चीटिंग नहीं हो सकता। आप तो सर लोगों को निर्वाणा अचीव करने को कह रहे हो, ये टेक ड्रिवन वर्ल्ड में आपको सबसे दूर जाना है, तो आप देखो ये साक्षी भाव से जियो। हाँ, यदि आप किसी टेक्निकल टूल या सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते तो कर देते। प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ नहीं है। 90% हैक फ्रॉड आज भी इंसान की गलती से हो रहा है। कभी यूपीआई से पैसा उड़ के अपने आप किसी के अकाउंट में नहीं जाता है, किसी बैंक अकाउंट से अपने आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता। तो फिर आप वहाँ क्या ही ताकत लगाए जा रहे हो कि ये वाला फ़ोन ले लेंगे, वो वाला फ़ोन ले लेंगे। ले लो, जितने डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए सबके हाथ में आईफोन ही था। सर जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ, तो क्या साइबर सेल के थ्रू नहीं पहुंचा जा सकता ट्रू हैकर तक, या ये कैसे लीक हो रहे हैं, या क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास आई, या आपको हेल्प के लिए बुलाया, क्या सीन था, थोड़ा बताओ। पहले आपको पता है कि ऐसे कौन कौन से पेपर हैं, कोई भी 2-3 जो आज तक लीक नहीं हुए। यूपीएससी का सुना है, एक तो यूपीएससी का लीक नहीं हुआ, और कोई जेडब्ल्यू का लीक नहीं हुआ। जेडब्ल्यू का तो ऑनलाइन होता है, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड मेंस एग्जाम होता है उसका। पर 2015 में एक बार क्या हुआ था कि कुछ सेंटर्स पर ये कंप्लेन आई थी कि वो कंप्रोमाइज़ थे जेडब्ल्यू की, और फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो एक रशियन हैकर था जो पकड़ा गया था एयरपोर्ट से, और उसने एक्सेप्ट भी किया था कि उसने हैक किए थे। अच्छा, तो ये तो न्यूज़ में है। अब आते हैं कि जो फिजिकल पेपर है, क्योंकि ऑनलाइन वालों में तो बहुत सारी कंप्लेन अलग जगह आती रही। एक बार मैं लद्दाख गया तो वहाँ पर जो एसपी थे उन्होंने मुझे केस में इंगेज किया। बोले कि हमारे यहाँ एग्ज़ाम हो रहा था कोई, और कंप्लेन आई, तो मैं वहाँ गई और वहाँ पर देखा मैंने तो सेंटर में बहुत सारे लोग हरियाणा से आए हुए हैं। तो मुझे आश्चर्य लगा, मैंने कहा ये हरियाणा से लेह लद्दाख क्यों एग्ज़ाम देने आए लोग सेंटर। तो मैंने एग्ज़ाम के बाद सारे सिस्टम कॉन्फिस्केट करा दिया। उन्होंने कहा इसकी जांच होगी कि कुछ तो चल रहा है। तो फोरेंसिक लैब में गई, जांच हुई, तो पता पड़ा कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन बनाने वाला सॉफ्टवेयर है जिस कंपनी का, बड़ी प्रोमिनेंट कंपनी है, अभी नाम नहीं लूँगा क्योंकि केस चल रहे हैं सारे, उसी के अंदर एक बैकडोर पड़ा हुआ है जो रिमोट एक्सेस दे देता है। और वो जो रिमोट सर्वर है वो क्या करता है कि उसका स्क्रीन शेयर कर देता है टू अ सेंटर इन लद्दाख। अच्छा, सोनीपत, जहाँ पर बैठ के एग्ज़ाम सॉल्व हो रहा है। तो ये जो, लेकिन इसमें ये सब पॉसिबल तभी था जब ये सेंटर भी कंप्रोमाइज्ड हो।
बट ये लद्दाख क्यों गए हुए थे? क्योंकि वो सेंटर से मैनेज था ना वो, क्योंकि वो मैं ऐसा वाला अपडेटेड वाला डाल दूंगा, हर एक सॉफ्टवेयर के संग ऐसा नहीं कर पा रहे होंगे, सो दे वुड हैव क्रिएटेड सम स्पेशल रोग वर्जन ऑफ दैट एप्लीकेशन विच इज़ इंस्टॉल्ड इन दैट सिस्टम। तो उसके लिए आपको सेंटर मैनेजर से भी तो कोऑर्डिनेशन चाहिए। और फिर उस सेंटर से मेरे से 17-18 लोग एक ही गांव के सेलेक्ट भी हुए, तो फिर और ज़्यादा बड़ी बात हो गई। फिर पता ये तो समझ में आ गया कि साहब बैकडोर था, ये था सारी कहानी, लेकिन ये पूरा गैंग क्रैक नहीं हो रहा था, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग बात किससे कर रहे थे और हु वाज द कोऑर्डिनेटर, मास्टरमाइंड, ये सब नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने जितने भी सस्पेक्ट थे उनके IPDR एनालिसिस करने शुरू किया कि आपस में कैसे बात कर सकते। तो व्हाट्सएप पे कनेक्टेड नहीं थे, नॉर्मल कॉल तो हो ही नहीं रही थी। फिर एक ऐप मिली जो कॉमन ऐप थी सब में, वो थी ज़ेंगी ऐप। ज़ेंगी, ZANGI, जो एक चाइनीज़ ऐप है। जब वो मिली तो समझ में आया कि खेल तो ज़ेंगी से हो रहा है। तो दे ऑल वर कनेक्टेड ऑन ज़ेंगी, और उसी के थ्रू कोऑर्डिनेशन करते थे, उसी से बात भी उसी से करते थे। चैट ऐप लाइक डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप। लेकिन भीड़ से जब भी आप हटने की कोशिश करोगे तो आप और आसानी से पकड़े जाओगे क्योंकि वो अलग दिख जाती है ना कि यार ये ऐप नॉर्मली नहीं होती। तो ये भी हुआ। और अभी बहुत सारे, बनारस में भी एक केस चल रहा है, एक चंडीगढ़ में भी केस चल रहा है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्रॉड का ही है, जिसमें कि ऑनलाइन सेंटर ही हैक हो गए थे और कंप्रोमाइज़ थे। नीट वाला चैलेंज इसलिए है क्योंकि नीट में 22 लाख लोग करीब एग्ज़ाम देते हैं, 5,500 से ज़्यादा सेंटर्स, और जो प्रोसेस है वो इतना पुख्ता है कि हर बार SOPs अपडेट होती हैं। पहले मैं बताता हूँ जो होता है कि जो क्वेश्चंस पेपर तैयार होंगे वो पता ही नहीं होता किसका कौन सा यूज़ होगा, कौन सा नहीं होगा, रैंडम होता है। फिर वो मल्टीपल सेट बनाए जाते हैं, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस में जाता है। प्रिंटिंग प्रेस भी सिक्योर्ड होती है पूरी हर तरीके से, वहाँ से लीक नहीं हो सकता। हो तो सकता ही है, देखिए, लेकिन मैं कहता हूँ इनका प्रोविज़न ही होता है कि वो सिक्योर्ड है। फिर वहाँ से जब लोड होके जाएगा गाड़ी में तो गाड़ी की ट्रैकिंग होती है, GPS भी होगा, लॉक भी होगा। यदि लॉक भी खुलेगा तो पता पड़ेगा सेंटर में। फिर जब वहाँ जाएगा, खुलेगा बॉक्स, तो एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले ही अनब्लॉक्स होगा और वो ऑब्जर्वर की उपस्थिति में खोला जाएगा। फिर उसमें भी कौन सा सेट यूज़ होगा वो भी 10 मिनट पहले ही बताया जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा रैंडमाइजेशन डाल के कोशिश की जाती है कि बचे रहे। हर बार, अब जैसे पिछली बार जब लीक हुआ था 2023 का, तो उसमें जब सेंटर में पेपर जाने वाला था उससे पहले खुला है, उसमें फ़ोटो खींच के शेयर कर दी गई थी। अच्छा। और फिर किसी ने बाहर से सॉल्व किया और फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम के अंदर थे उनको सॉल्यूशंस पहुंच गए। तो ऐसे कुछ हुआ था। अभी तो जांच चल रही है, लेकिन अभी भी जो पेपर लीक हुआ है वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हुआ है, 2 या 3। तो इसका मतलब है कि अब तो पेपर खुलने के पहले हो गया है। यदि पेपर खुलने के समय हो तो सिचुएशन अलग है। यदि 2 दिन पहले है तो इसका मतलब है या तो ट्रांजिट में हुआ है या छपते समय हुआ है। 120 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के एज इट इज़ आ गए हैं, 410 क्वेश्चंस मैच कर गए हैं। अब ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। सो देयर आर, एंड दिस इज़ सच ए बिग इकॉनमी। तो इसमें 2 एंगल अभी देखे जा रहे हैं। पहला, एक तो पैसा, क्योंकि 5-5 लाख में बेचा गया और 15-15 लाख में भी बेचा गया। हमारे यहाँ एग्ज़ामिनेशन लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। एक लड़के ने यदि एग्ज़ाम निकाल दिया तो उसके बिफोर और आफ्टर वाला मामला होता है। उसके पहले वो कुछ और होता है और उस निकल गया तो कुछ, जेई निकल गया तो कुछ और ही है मामला। सही बात है। नीट निकल गया तो कुछ और ही है। तो माँ बाप किसी भी हद तक पेमेंट करने को तैयार हो जाते हैं। इसकी कोई कीमत नहीं है, आप कितना भी मांग सकते हो। तो ये जो 5-15 का रेट दिख रहा है ये तो पब्लिक के लिए है। आपको लगभग कितना होगा? 2-2 करोड़, 1.5 करोड़ भी दिए गए। ये खेल यहाँ तक गया है। और जब खेल इतना बड़ा हो जाता है ना, तो फिर सिस्टम कंप्रोमाइज़ करना, मैनेज करना, लोगों की लॉयल्टीज़ स्टेक पे आ जाना, सब हो जाता है। तो जब तक कोई मैनुअल इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये रिस्क हमेशा रहेगा। क्योंकि लोगों को पता है कि कोर्ट में जाएगा केस, 2-3 महीने बाद बेल हो जाएगी, घूम रहे हैं। या तो आप सज़ा ऐसी दे दो कि 20 साल की सज़ा है, जहाँ 4 लोगों को 20 साल की सज़ा होगी, अगले दिन से बंद हो जाएगा। दुबई में आप ऐसे फ़ोन छोड़ के चले जाओ मेन रोड पर, और 4 दिन बाद आओ, वहीं मिलेगा आपको। हिलेगा भी नहीं, टच नहीं करेगा कोई आदमी।
क्योंकि उसने उसको पता है कि टच भी किया और फोटो खींच गई ना तो हाथ कट जाएंगे तो सही बात है। डर ऐसा होना चाहिए। और ये जब इतनी सेंसिटिव चीज़ है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट नॉर्मल थेफ्ट, ये तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने किसी की। सर जैसे ये तो नीट का जो पेपर लीक हुआ, ये तो नेशनल न्यूज़ बन के बाहर आ गया, क्या ऐसा भी हुआ है या हो सकता है कि कभी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हों ऐसे, जो इतने बड़े एग्ज़ाम होते हैं, JEE हो गया, नीट हो गया, कोई वो लीक हो गए हों लेकिन छोटे स्केल पे 2-4 लोग में, 10 लोगों में, और बात कभी बाहर आई नहीं, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? हुआ तो है, इससे पहले भी हुआ है। हाँ, लिमिटेड लीक्स भी होते हैं। और एक और चीज़ बताऊँ मैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ, पर यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ उसके बाद बहुत कुछ हो जाता है। यूपीएससी में जितने भी सेलेक्ट हुए हैं, अभी आप गौर से देखो कितनों की EWS सर्टिफिकेट बन गए हैं जो पहले नहीं थे, कितने वो जो मेडिकली अनफिट वाले जो कैटेगरी होती है विकलांग वाली, उसमें गए हैं। कितने लोगों ने रीड दिया है, दोबारा दिया है तो सर्टिफिकेट लगा के दिया है। तो ये सब क्या है? और भी बहुत कुछ संभव है जो अभी ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पीछे वेरिफिकेशन प्रोसेस ही नहीं है। और ये अभी तो सबको पता है, ये तो ओपन इन्फॉर्मेशन है, निकल रही है। क्या किसी को हटाया जा सकता है? एक को नहीं हटाया जा सकता। पता क्यों? क्योंकि यदि आप एक को हटाओगे तो जिम्मेवारी सरकार की है, फिर आपके प्रोसेस पर उंगली उठती है कि मतलब आप तो फ्रॉड ही कर रहे हो जब से, फिर बाकियों को कैसे गारंटी है कि सब सही है? सही बात है। ऐसे तो कोई ना कोई फिर किसका क्या हो रहा है? हाँ, फिर एक सीट की वजह से कितने लोग लाइन में खिसक गए। जो IRS था वो IAS बन सकता था, जो IPS है वो IAS बन सकता था। देखिए अब सब कुछ तो हिल जाता ना सिस्टम। सो इट्स नॉट ओनली वन पर्सन जो EWS में आगे गया या मेडिकली उसमें गया सर्टिफिकेट लेके, वो तो पूरा चेन हिल गया ना। और यदि ऐसे 10 लोग हैं तो आप सोचो कितने लोगों की लाइफ ऊपर नीचे हो गई। तो हर जगह से वो कंप्लेन आनी शुरू होंगी, तो किसी का कुछ नहीं होना, ये चुपचाप यही बात। तो CDS और NDA वाले एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं? देखो रिटन एग्ज़ाम तो होते ही हैं, वो हो ही सकते हैं, मतलब होते हैं, मतलब मुझे नहीं पता कि हुए, लेकिन हो तो सकते ही हैं। जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न होगा, एंड नीट में रिटर्न बहुत है, CDS या NDA में उतना नहीं है। CDS NDA में क्योंकि आगे जाके जो टेस्ट है वो ज़्यादा कठिन है, तो रिटर्न निकाल भी लोगे तो आगे फेल हो जाओगे। यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है, यहाँ पे सारा गेम ही रिटर्न का है। यदि आपका रिटर्न स्कोर है तो खेल ख़त्म। फिर सेम UPSC, यदि रिटर्न स्कोर में आप फोड़ दिए तो फिर इंटरव्यू 100-150 मैनेज कर लोगे आप। तो इसलिए यहाँ के स्टेक हाई होते हैं। सर जैसे अभी CBSE के भी 12th के बोर्ड का वही हुआ कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग कर दी, और फिर बच्चे जो रीड चेकिंग कर रहे हैं तो उनकी हैंड राइटिंग ही नहीं मैच हो रही। तो जितनी हम टेक्निकल एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, आपको लगता है इंडिया रेडी भी है उस चीज़ के लिए, या बस अडेप्ट कर रहे हैं चीज़ें पर प्रिपरेशन नहीं है? टेक्नोलॉजी वाइज इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है अभी? नहीं, मुझे लग रहा है टेक्नोलॉजिकल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना आप टेक्निकल चीज़ों के ऊपर जाओगे उतना ही ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। अभी क्या है कि मैंने तो वो वक्त भी देखा है, मैंने जब यूपी बोर्ड दिया तो हमारे यहाँ 60% यदि आ जाए तो बहुत बड़ी बात थी। मतलब फर्स्ट डिवीज़न नहीं आता था यूपी में, मतलब 1 से 1.5% लोग फर्स्ट डिवीज़न होते थे। CBSE से हमेशा हार्ड भी कहा जाता था, हार्ड भी कहा जाता, और जो पास होते थे वो 4-5%, 10-7% ऐसे पास होते थे। मतलब आप समझ रहे हो कि फेल होने के लिए लोग देते थे कि 100 में से 90 तो फेल ही हो रहा है। तो 60% से ऊपर क्यों नहीं आते थे? इसलिए नहीं कि हम यदि आप आज भी मेरी हिंदी देखोगे तो एवरेज CBSE के बच्चे से तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। सारे श्लोक याद होंगे, सारी कविताएं याद होंगी, और लिखने का तरीका भी अच्छा होगा। लेकिन उसको हिंदी में 99 नंबर मिले होंगे और मुझे 56 नंबर मिले थे। क्यों? इसलिए क्योंकि एग्जामिनर एग्ज़ाम चेक करता ही नहीं था, वो एवरेज मार्किंग करता था। वो देखता था ऐसे, क्योंकि उसको 17 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं हमारे यहाँ, 17 लाख एग्ज़ाम के एग्ज़ाम, और वो एक पीरियड में टेस्ट करके, अभी एग्ज़ाम हुआ है 3 महीने के अंदर सब निकलना है रिजल्ट, तो उठाना है उसने कितने पेज रंगे हैं इसने, और ऊपर उसने मार्क कर देना है 56, 55, 54, फिर 56, फिर 55, फिर 54। उसने पढ़ना ही नहीं है, तो फिर सबको वैसे ही मिलेंगे। यदि कोई ने खाली कॉपी छोड़ दी तो वो फेल हो जाएगा।
पहले ऐसा कहते थे ना सर, हम भी कुछ एग्जाम्स जब देते थे तो ये होता था खाली मत छोड़ के आना, कुछ तो लिख देना, गाने फिर ये लिख आर्ट देना, हमने कुछ इंजीनियरिंग लिख कॉलेज में देना। सीख ली। हाई स्कूल इंटर तक तो नहीं पता था, तो बड़ी मेहनत से लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मैथ में क्या होता है कि फिर भी फाइनल आंसर देख के नंबरिंग हो जाती है, तो एफर्ट कम है, तो इसलिए वहाँ पे ठीक मार्किंग हो जाती है। पर जो सब्जेक्टिव टेस्ट है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, वहाँ नहीं होती, वहाँ तो ऐसे ही चलता है खेल। सो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से डिटरेंट था हमेशा। और जो मैं जो बता रहा हूँ कि आपने अभी क्या बोला था, मैं तो CBSE का पूछ रहा था, ऑनलाइन स्क्रीनिंग जो कर रहे हैं। नहीं कुछ और पूछा था हैंड राइटिंग मैच नहीं हो रही है स्टूडेंट की, उसके जो कि जितने भी, हाँ, कि अब जब उसने बेचारे ने मंगवाया कि भाई मेरा आंसर शीट दिखा दो, और वो आंसर शीट उसका है ही नहीं, तो ये सिर्फ इसके संग थोड़े ना हुआ होगा, फिर तो डाउट पूरे सिस्टम पे ही खड़ा हो जाता है ना, जो प्रोसेस है। तो अच्छा यही रहेगा कि जितना हम ऑनलाइन जाएं, और वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी AI के थ्रू हो, उतना सिस्टम रोबस्ट होगा। आज की डेट में मान लो मैं क्वेश्चन पेपर AI से ही बनवाने लगूँ, तो ठीक है, वो मैनुअल वो प्रोसेस खत्म हो गया ना, कि मैं लोगों पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, कल के दिन वहाँ से लीक नहीं होगा। फिर मैंने कंप्यूटर पे ही उसी समय पेपर बन के आएगा, इससे पहले पेपर बना ही नहीं है, पेपर बनेगा ही आधे घंटे पहले, नॉलेज तो है ही उसको, और उसके बाद ख़त्म हुआ एग्ज़ाम, सील क्लोज। तो जितना आप उसमें AI प्लस, तो आप कह रहे हो जितने इंसान हट जाएं उतना ज़्यादा। मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया उस लेवल पे केपेबल लग रहा है आपको करंट सिचुएशन में? हाँ, चाहे तो कर सकते हैं, बट जहाँ इनकम रुक रही होगी फिर वो कहाँ ही इम्प्लीमेंट करेंगे। वही होता है कई जगह पर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो वैसा नहीं है हर जगह। यार जब JEE का एग्ज़ाम करा सकते हो, जब और भी एग्ज़ाम होते हैं जो हमारे ऑनलाइन होते हैं, तो ये भी करा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं करा सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सारी ताकत लगा देते हो स्टूडेंट के कपड़े चेक करने में, और इतने विवाद तो सर उसी पे हो जाते हैं, माला कटवा दी, किसी के कलावे कटवा दिए, किसी का हिजाब उतरवा दिया, पेपर पीछे लीक कर रखा है, तो फिर फायदा क्या है कराने का। बच्चे रो रहे हैं बेचारे। ताकत लगानी चाहिए, वहाँ तो लगाते नहीं हो। बल्कि इस चीज़ में मार्केटिंग ज़्यादा रहती है कि भाई ये स्टेप ले रहे हैं, बच्चों की ऐसे चाहिए होगी, जैमर्स लग गए हैं। दिख रहा है ना वो हल्ला, वो शो ऑफ है, वो कि साहब ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, सब करो। सर सिंस आप वन ऑफ द लीडिंग साइबर एक्सपर्ट्स हो कंट्री के, तो आपको कुछ अप्रोच किया गया था इस मामले की जांच के लिए? अगर आप कुछ बता सकते। इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाता है, और हम अपने एडवाइजेस भी देते हैं उसमें। जैसे कि हमारे पास सारा डेटा होना चाहिए पहले तो, कि सोर्स जहाँ जब पेपर बना, किस किस का बना। यहाँ पर क्या होता है, कई बार इस तरह की इन्वायरमेंट किए जाते हैं कि हम बंकर्स बना देते हैं, जहाँ बैठ के पेपर्स डिज़ाइन करवाए जाते हैं, और उनको ना आना जाना, फ़ोन कुछ अलाउ नहीं होता, और उसके बाद भी रैंडमाइजेशन किया जाता है। सो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आप रिस्क रिड्यूस करते हो बेसिकली। लेकिन यदि आप हर डेटा को कैप्चर कर लें कि कौन लोग थे, फिर उनके रिकॉर्ड्स, लोकेशंस, मूवमेंट, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, किससे मिले, अकाउंट में क्या रहा, सारा डेटा होता है। फिर पेपर किस प्रिंटर में छपा, फिर किस लोकेशन से कंप्लेन आनी शुरू हुई, क्योंकि हमें पता है ना कि पेपर बिका कहाँ है और किस लोगों ने ख़रीदा, वो भी इन्फॉर्मेशन थी, वो भी ले लो। फिर उन लोकेशन की सेंड इन्फॉर्मेशंस। फिर कई बार हम रिजल्ट्स भी देखते हैं कि उस बेस पर बैक ट्रैकिंग की जाती है कि कहाँ से लीक हुआ होगा, और इसमें AI काफ़ी हेल्प करता है। यदि आप ये सारा डाटा AI को दे दो, तो AI कैन फाइंड दी ये 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर गैप्स हैं आपके, जहाँ से लीक हुआ, और वहाँ पर जो लोग अकाउंटेबल थे फिर उन पर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो फिर आइडेंटिफाई होता है। अभी जैसे जो लोग पकड़े गए नासिक में, वो भी बैक ट्रैकिंग से ही पकड़े गए, लेकिन और भी लोग खुलेंगे अभी, क्योंकि ये 2-4 लोगों का गेम नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है 4 लोगों ने सोचा और लीक हो गया। इसमें बहुत हिम्मत चाहिए, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी अभी सामने आ जाएंगे। आपको लगता है आएंगे? क्योंकि अभी सरकार जिस एग्रेशन में है ना, वो छोड़ेगी नहीं किसी को, और ये मैसेज पास करना ही होगा। जब तक कोई एक मास्टरमाइंड नहीं निपटेगा ना, तब तक ये आगे के लिए डिटरेंट नहीं बनेगा। सो आई एम श्योर कि वेरी सून यू विल सी सम बिग फेस।